हरियाणा के भिवानी जिले के एक गांव में रहती थी मनीषा। 19 साल की एक बेहद ही समझदार और मेहनती लड़की, जो दिन के टाइम प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करती थी और साथ ही अपने नर्सिंग की पढ़ाई के बारे में भी सोच रही थी। वो चाहती थी कि वो आगे जाकर अपने परिवार की मदद कर पाए। उसका परिवार भी उसे बहुत प्यार करता था और उसकी मेहनत देख उससे बहुत खुश रहते थे सब। 11 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वो जाते जाते अपने दादा को बोलती है कि आज वो बच्चों को पढ़ाने के बाद अपने नर्सिंग कॉलेज के एडमिशन फॉर्म भरने भी जाएगी। और यही वो आखिरी मुलाकात थी मनीषा की अपने परिवार से, क्योंकि इसके बाद वो कभी घर ही नहीं लौटी। काफ़ी शाम हो गई थी। मनीषा के दादा टेंशन में आ जाते हैं और वो परेशान होकर मनीषा के पिता को फ़ोन लगाते हैं। वो मनीषा के पिता से बोलते हैं कि काफ़ी शाम हो गई है पर अभी तक मनीषा वापस नहीं आई। मनीषा के पिता बोलते हैं वो आकर देखते हैं और मनीषा के दादा इतने परेशान थे कि वो मनीषा को खुद ही ढूँढने निकल जाते हैं, पर उन्हें मनीषा कहीं नहीं मिलती। फिर मनीषा के पिता और दादा पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन लिखवाने। पर पुलिस वाले कंप्लेन लिखना तो दूर की बात, मनीषा के पिता से ये कहते हैं कि कहीं भाग गई होगी और 2-4 दिन में लौट आएगी। मनीषा के पिता ये सुनकर हिल जाते हैं और उनकी अब पुलिस वालों से तो कोई भी उम्मीद नहीं बचती। वो मनीषा को खुद पूरी रात ढूंढते हैं पर उन्हें मनीषा कहीं भी नहीं मिलती। 13 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा की बॉडी मिलती है। मनीषा की बॉडी एक खेत में नहर के पास मिलती है। परिवार वाले उसकी बॉडी देखकर हिल जाते हैं। उसका गला काटा गया था और उसका गला ऑलमोस्ट कट ही चुका था, बस गर्दन के पीछे की कुछ स्किन की वजह से जुड़ा हुआ था। उसका फेस जला दिया गया था और उसकी आंखें निकाल ली गई थी। यहाँ तक उसका जो सलवार था उसका नाड़ा भी खुला हुआ था। ये सब देख सब लोग हिल जाते हैं। 3 दिनों तक ये मर्डर केस ही था, लेकिन अचानक से 3 दिन बाद पुलिस वाले इसमें एक अलग ही एंगल बताना स्टार्ट कर देते हैं। वो बताते हैं कि मनीषा ने खुद से ही खुद की जान ली है, जहर खाकर। और उन्हें मनीषा के बैग में एक हैंड रिटन नोट भी मिला है। मनीषा के पिता ने इस बात को मानने से सख्त इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो मान ही नहीं सकते कि उनकी बेटी ने खुद से खुद की जान ली है। यहाँ तक उन्होंने ये कहा कि मनीषा की हत्या की गई है और पुलिस वाले ये मैटर जानकर घुमा रहे हैं किसी को बचाने के लिए। भिवानी के लोग काफी गुस्सा थे। उन्हें अब पुलिस वालों के ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। मनीषा के परिवार वाले और गांव के लोग पुलिस वालों के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे। धीरे धीरे इस केस के बारे में लोग जानने लगते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोग जान जाते हैं और अब पुलिस वालों के ऊपर, वहाँ के पॉलिटिशियंस के ऊपर, जिनकी सरकार होती है, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका होता है। यहाँ तक मनीषा के परिवार वाले ये भी बोल देते हैं कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। मनीषा केस इतना उलझा दिया गया है कि इस केस में 3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा। पहला जो कि भिवानी में हुआ था और दूसरा रोहतक में। ये दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपस में ही मैच नहीं कर रही थी। एक में गला कटने की वजह से जान गई है ऐसा लिखा था और दूसरे में पॉइजन की वजह से गई है। लोगों को पुलिस वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, यहाँ तक इस दोनों रिपोर्ट पे भी नहीं था। तो तीसरी बार एम्स दिल्ली में फिर से पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस वाले जो कि अभी तक यही कह रहे हैं कि पॉइजन की वजह से मनीषा ने खुद से ही खुद की जान ली है पॉइजन खाकर। लेकिन परिवार वाले सख्त खिलाफ हैं इस चीज़ के। वो कह रहे हैं कि नहीं, मनीषा को मारा गया है। आखिर कैसे कोई अपना गला खुद काट लेगा, वो भी मरने के बाद, और अपना फेस भी जला लेगा? और मनीषा के सलवार का नाड़ा क्यों फटा था, क्यों तोड़ा गया था? ये सारी बातें, प्लस वो जो हैंड रिटन लेटर है वो 3 दिन बाद कहाँ से आ गया? प्लस वो जो लेटर है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो खुद की जान लेने जा रही है। पुलिस वालों पर मनीषा के परिवार वाले
और गांव वाले दोनों ही काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। जैसे जब मनीषा के परिवार वाले पहली बार रिपोर्ट करवाने गए थे तो पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? उन्होंने मनीषा को क्यों नहीं ढूंढा? उन्होंने सीसीटीवी फुटेज इतनी देर से क्यों दिखाई? और ये लेटर 3 दिन बाद कहाँ से आ गया? मनीषा का फ़ोन कहाँ है? ये सारी बातें, यहाँ तक पोस्टमार्टम तक सही से नहीं किया गया। और इन सब प्रेशर की वजह से ही वहाँ की सरकार ने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और वहाँ के एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन लोग अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मनीषा केस धीरे-धीरे एक पॉलिटिकल टॉपिक बनता जा रहा है। हरियाणा के सीएम ने इस केस को फाइनली सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन मर्डर केस के हिसाब से ही कर रही है। वो मनीषा के परिवार वालों से भी मिले और उनसे उनकी बातें और उनका साइड समझा जाना, प्लस वो सारे प्रूफ्स भी देख रहे हैं। ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। लगातार 10 दिनों तक न्याय की मांग करने के बाद 21 अगस्त 2025 को मनीषा के परिवार वालों ने मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया। पर अभी भी वो न्याय की उम्मीद में हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी बेटी के साथ किसने और क्या किया? आखिर उनकी बेटी को किसने मारा और क्यों मारा? अभी भी इस केस में सेम ही सवाल हैं। क्या मनीषा ने सच में खुद से खुद की जान ली थी या उसका मर्डर हुआ था? मनीषा का फ़ोन कहाँ है? क्या वो लेटर सच में मनीषा ने लिखा था? और आखिर मनीषा का गला किसने काटा, उसे जलाया किसने? और आखिर मनीषा के साथ शोषण किसने किया? आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था? मनीषा केस में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे पुलिस और प्रशासन की लापरवाही जानलेवा साबित होती है। अगर पुलिस वाले उसी दिन मनीषा को ढूंढते जिस दिन मनीषा के परिवार वाले कंप्लेन लिखवाने आए थे, तो शायद मनीषा को बचाया जा सकता था। पर पुलिस वाले कंप्लेन लिखना तो दूर की बात, बल्कि उनके परिवार वालों को ही भला बुरा बोल के वहां से निकाल देते हैं। फिर कैसे इस केस में 3-3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा? कि आखिर पुलिस किसके लिए काम करती है, जनता के लिए या मुजरिमों को बचाने के लिए? क्या पता अगर ये केस इतना हाईलाइट नहीं होता तो शायद ये केस सीबीआई को भी नहीं सौंपा जाता। मनीषा केस हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है, क्या सच में कभी लड़कियां सेफ हो पाएंगी? क्या इन लड़कियों को कभी इंसाफ मिल पाएगा? सौजन्या केस में भी हमने ऐसा ही सब कुछ देखा था। क्या सच में इन लड़कियों को कभी इंसाफ मिलेगा? आज की ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।